डीप इनहेल, एक्सहेल। एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, उसके बाद शांति शांति शांति। इनहेल, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोलेंगे सभी। नमस्कार। चलिए, आज क्या पढ़ना है हम लोगों को? आज से हमारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मींस डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे कि रिसर्च में क्या होता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए टॉपिक स्टार्ट करने के पहले कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की जरूरत क्या होती है? जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हम डेटा एनालिसिस की जरूरत क्या होती है? करते क्यों है हम ये? हम उसके कंक्लूजन निकालने के लिए कंक्लूजन के जो हमने डेटा कलेक्शन किया है उसको दिखाने के लिए कि वो है सही या नहीं। अच्छा, तो उसमें देखिए रिसर्च में तो कुछ भी गलत और सही नहीं होता है। रिसर्च में तो आपका होता है कि अगर आपका हाइपोथेसिस रिजेक्ट भी हो गया तो भी वो एक रिसर्च कहलाएगा, तो भी आपकी जो है पीएचडी डिग्री मिलेगी आपको, ठीक है। और अगर आपका नहीं भी हुआ, अगर मान लीजिए आपका अल्टरनेटिव जो है नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया, तो भी आपको डिग्री मिलेगी। डिग्री तो आपको दोनों केस में मिलना है। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की जरूरत क्या है, क्यों हम करते हैं? हम एक्सपेरिमेंटल जो हम ये करते हैं रिसर्च, उसमें जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं उसका कंक्लूजन निकालने के लिए हमको उसका एनालिसिस करना जरूरी है। मतलब ये देखने के लिए कि वो स्टैटिस्टिकली स्टैट्स के फॉर्म में वो सिग्निफिकेंट है या नहीं, मतलब यूजफुल है या आ रहा है उसका रिजल्ट या नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट लगाते हैं। स्टैट्स जो है, देखिए स्टैट्स जब भी हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं तो इसमें दो वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, एक है डिस्क्रिप्टिव, एक है इन्फ्रेंशियल, ठीक है। तो जो डिस्क्रिप्टिव है आपका वो अलग होता है और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स अलग होता है। लॉजिकल रीजनिंग हो गया है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है? मैम स्टार्ट होगी कल बाकी से। है। अच्छा, कल से स्टार्ट होगी। तो लॉजिकल रीजनिंग में क्या होता है कि हम लॉजिक निकाल करके लॉजिक से, ठीक है। अब जैसे हमें ज्ञान कितने 5 सेंस ऑर्गन से ही प्राप्त होता है ना, अपने 5 यानी तो किसी मैं जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन है उसी से तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है ना। टंग हो गया, देख के होता है, सुन के होता है, फील करके होता है, ऐसे ही होता है ना, टेस्ट से होता है। तो इसी तरह क्या है, डिस्क्रिप्टिव में आपका टेबुलेशन, मीन, मीडियन, मोड ये सब आता है, जिसमें हम टेबुलेशन का काम करते हैं, ठीक है। इन्फ्रेंशियल हो गया आपका जो कॉन्सेप्चुअल होता है, जैसे कि जैसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं ना, वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हो गया। इन्फ्रेंशियल का मतलब होता है कि इसके लिए 5 सेंस ऑर्गन की जरूरत नहीं होती, ये परमानाज हो गया। मीन्स जो है जिसमें हमें 5 जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें 5 सेंस ऑर्गन की जरूरत नहीं होती है, वो क्या होता है, वो होता है आपका प्रमनास, जो जिसको हम इन्फ्रेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि ब्लैक होल के बारे में पता करना है, या सन जो है, सूरज जो है, उसके कंपोजिशन के बारे में पता करना है, तो हम क्या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर सकते हैं? वहां पे पॉसिबल है करना? नहीं हम मैम। तर्क, हाँ, तो हम तो तर्क से लगाते हैं ना कि चलो ऐसा हो रहा है तो ऐसा होगा। उसमें हम 5 सेंस ऑर्गन यूज नहीं करके हम उसमें अपने तर्क से, ठीक है, जिसमें 5 सेंस ऑर्गन यूज नहीं होता है वही तो प्रमनाज है ना आपका। तो हम अपने तर्क शक्ति से, तार्किक शक्ति से एक अनुमान लगाते हैं कि ये जो है ऐसा होगा। ब्लैक होल हम वहां तक पहुंच नहीं सकते हैं, पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो एक इन्फ्रेंस निकालते हैं कि हाँ ऐसा वहां पे हुआ था तो ऐसा होगा, ठीक है। यहाँ के पानी में कैल्शियम ज्यादा है क्योंकि बाल्टी क्या होता है उसमें व्हाइट व्हाइट कैल्शियम टाइप का हो जाता है। तो मैं एक अनुमान लगा रही हूँ, रिसर्च नहीं कर रही हूँ कि यहाँ के पानी में कैल्शियम ज्यादा होगा,
ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में यही फर्क है कि ये स्टैटिस्टिक्स जो है कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे चलता है, जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं या फिर जो हम इन्फ्रेंस निकालते हैं किसी चीज का, तो उसको जो है हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव में होता है कि हम इसमें जैसे कि हम आपका टेबुलेशन वगैरह का काम होता है, इसमें मीन मीडियम जो बीच का वैल्यू होता है, जो एवरेज निकालते हैं, वो हमारा जो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आता है। ठीक है। तो मैम एक बार हाँ, वन वर्ड में प्लीज बता दीजिए एक बार। हाँ, एक बार फिर से बता दूं मैं। एक बार वन वर्ड में मतलब सिंपल में एक बार समझा दीजिए बस। देखिए, इसमें क्या है कि डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में फर्क होता है। ठीक है, दोनों स्टैटिस्टिक्स ही है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कि जब हम डेटा पे काम करते हैं ना, जब हम क्वांटिटेटिव डेटा पे काम करते हैं, तो वो हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आता है। ठीक है। और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक क्या होता है? जब हम कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे काम करते हैं। ठीक है, जब हम इन्फ्रेंस के ऊपर कोई तार्किक मीन्स कॉन्सेप्ट, जैसे रिसर्च में बोलते हैं ना कि हर चीज जरूरी तो नहीं है कि हम एक्सपेरिमेंटली लगाएं। जैसे मान लीजिए ऊपर तारों पे रिसर्च हो रहा है, सन पे रिसर्च हो रहा है, तो क्या कर रहे हैं वहां पे? हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक का यूज कर रहे हैं। वहां डिस्क्रिप्टिव नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वहां पे कोई भी मेरा क्वांटिटेटिव डेटा नहीं आ रहा है, मतलब कोई रियल नहीं आ रहा है, बस हम तर्क लगा रहे हैं कि मैम ऐसा जैसे कि लॉजिक लगाना कि अलग अलग तरीके से लॉजिक लगा के उसको हाँ, वेरीफाई करना। हाँ, तो प्रमाणांश क्या है आपका? लॉजिक ही तो है आपका, इन्फ्रेंस उसको ही बोलते हैं, तो जिसमें हमें 5 सेंस ऑर्गन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। तो मैम ये थ्योरेटिकल रिसर्च होता है जो इन्फरेंशियल होता है? क्या क्या वो? मैम सभी थ्योरेटिकल रिसर्च आते हैं क्या इन्फरेंशियल में? हाँ, इन्फ्रेंशियल में देखिए साइंस यूज होता है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें जो है कॉन्सेप्ट के बेसिस पे काम होता है। इस पे हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे काम होता है। लेकिन देखिए, जैसे कि हम कुछ तार्किक शक्ति लगा रहे हैं, मान लीजिए कुछ इन्फ्रेंस निकाल रहे हैं, कुछ लॉजिक निकाल रहे हैं, तो उसके लिए भी तो हमें ज्ञान चाहिए ना, उसके लिए भी तो नॉलेज चाहिए, साइंस चाहिए, तभी तो हम निकाल सकते हैं ना। ठीक है। जो एस्टिमेशन का काम होता है ना, जो एस्टिमेशन का काम होता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता है, स्पेशली इसको बोला जाता है कि साइकोलॉजी में ही इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक का ज्यादा काम होता है। ठीक है। लेकिन जो है इसमें एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक का यूज होता है। ठीक है। ओके मैम। ये है, ये दो चीजें अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है। चलिए, ये दो स्टैटिस्टिक है आपका, डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल। चलिए, अब स्टैटिस्टिक्स क्या है? टूल टू समराइज एंड इंटरप्रेट द डेटा। अब स्टैटिस्टिक डेटा होना जरूरी है। ठीक है, बिना डेटा का हम क्या एनालाइज करेंगे या क्या समराइज करेंगे? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स दैट डिस्क्राइब द सैंपल। ठीक है, हमारे सैंपल को डिस्क्राइब करता है ना। हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किस पे हो रहा है? सैंपल पे ही तो हो रहा है। जो हमने सैंपल पे जिस पे काम किया है, उसके डिपेंडेंट वेरिएबल को ही नापने के लिए तो हो रहा है, उसी को नापने के लिए हम टेस्ट लगा रहे हैं ना। ठीक है। सैंपल स्टैटिस्टिक, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सैंपल। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक, जैसे मैं आपको बताई, स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स यूज्ड टू मेक इन्फरेंसेस अबाउट द पॉपुलेशन। ठीक है, जैसे पॉपुलेशन पैरामीटर है। इंफॉर्मेशन, जैसे मैं आपको बताया जिस पे रिसर्च होता है, जैसे सन पे रिसर्च हो रहा है, अब सन के पास जाके रिसर्च तो कर नहीं सकते हैं, तो वहां पे हम क्या करेंगे? इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल करेंगे। वहां पे हम कोई डेटा कलेक्शन तो ऐसा हो नहीं रहा है, हम तो अपने तार्किक शक्ति से, या नहीं तो हम जो है मीन्स एक इन्फ्रेंस निकाल रहे हैं ना, उसके बेसिस पे, उस इन्फ्रेंस को कि हाँ ऐसा वहां पे हो रहा है तो ऐसा होगा, एक एस्टिमेशन लगा रहे हैं हम। ठीक है। तो ये आपका लॉजिक लगा रहे हैं, एक इन्फ्रेंस लगा रहे हैं, एस्टिमेशन लगा रहे हैं, तो ये जो है हमारा इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक हो गया। हम जैसे कि ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे कि हमारे बादल छाए हुए हैं तो लगता है कि बारिश आएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका टोटल लॉजिकल रीजनिंग पे, इसीलिए मैं आपसे पूछी कि लॉजिकल रीजनिंग का क्लास हुआ है कि नहीं हुआ है। एक्चुअली लॉजिकल रीजनिंग में आपको क्या पढ़ते हैं कि आपको नॉलेज की प्राप्ति कैसे होती है। ठीक है, जैसे प्रमाणांश बोलते हैं कि जो 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 नॉलेज हमें 5 सेंस ऑर्गन से नहीं मिलती है,
कुछ नॉलेज हमें 5 सेंस ऑर्गन से मिलती है। तो इस तरह करके जो है ना, ये लॉजिक लगाते हैं हम कि इस नॉलेज के पीछे इंडियन लॉजिक यही तो है। लॉजिक क्या है कि आपको वो ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो रही है, ठीक है, और उसको अलग अलग नाम दे दिया गया है बस, ठीक है। तो ये जो है आपका प्रमनास जो है पे काम करता है, मतलब हम कुछ लॉजिक लगाते हैं, एस्टिमेशन लगाते हैं, फिर हम उसके बाद उस पॉपुलेशन का इंफॉर्मेशन निकालते हैं, ठीक है। कल से मैम लॉजिकल रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होने वाली है हमारी 10:30 बजे से। हाँ हाँ हाँ, तो बस देखिएगा उसमें आप पढ़ेंगे लॉजिकल रीजनिंग है ही कि मतलब आपको ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो रही है। जैसे हम लोग तो जानते हैं ना कि 5 सेंस ऑर्गन से हो रही है, लेकिन और भी तरीके हैं ज्ञान को प्राप्त करने का, बस उसका अलग अलग नाम दे दिया गया है आपको, ठीक है। तो मैम ये जो दो चीजें इसमें बताई, सैंपल स्टैटिस्टिक और नीचे पॉपुलेशन पैरामीटर, हाँ ये हाँ, मतलब इनमें सैंपल स्टैटिस्टिक डिस्क्रिप्टिव देखिए में है और मैं आपको बताती हूँ, जब भी सैंपल होगा ना, ठीक है, उसमें स्टैटिस्टिक वर्ड यूज होगा, और जब भी पॉपुलेशन होगा उसमें पैरामीटर होगा। कभी भी पॉपुलेशन में स्टैटिस्टिक वर्ड यूज नहीं हो सकता। आप उसको ऐसे याद कर सकते हैं कि सैंपल भी एस से होता है, स्टैटिस्टिक भी एस से होता है, पॉपुलेशन पी से होता है, पैरामीटर भी। कभी भी हम बोलते हैं रिसर्च का पैरामीटर, तो वो इंटायर पॉपुलेशन के लिए होता है, ठीक है। स्टैटिस्टिक तो वो आपका सैंपल के लिए होता है। इस चीज को ध्यान ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपका सैंपल पे बात आएगा ना, तो वो वर्ड हम स्टैटिस्टिक यूज करते हैं। जब भी हम पैरामीटर का बात करेंगे तो वो पॉपुलेशन बेस्ड होता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हम सन पे रिसर्च कर रहे हैं, तो सन क्या है, हमारा तो इंटायर सन है ना, हम इंटायर सन का बात कर रहे हैं ना। तो जब भी हम बोलेंगे कि तुम्हारी रिसर्च का पैरामीटर क्या है, ठीक है, अगर हम ऐसा होता है पूछते हैं कोई, तो पैरामीटर हमेशा पॉपुलेशन को डिनोट करता है और स्टैटिस्टिक हमेशा सैंपल को डिनोट करता है, ठीक है। तो मैम ये किस मैम इसके डिस्क्रिप्टिव के पार्ट है क्या? मतलब बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पा रहा कि डिस्क्रिप्टिव के पार्ट है ये सैंपल स्टैटिस्टिक और पॉपुलेशन। नहीं 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 नहीं, ये देखिए ये क्या है ना, स्टैटिस्टिक को जैसे मान लीजिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं ना आप लोग, ठीक है। यस मैम। क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस तो आप समझते हैं ना, हाँ मैम। ठीक है। तो हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है, मतलब कुछ एस्टिमेशन होता है। एस्टिमेशन भी बहुत तरह के हैं, हम आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। एस्टिमेशन भी जैसे इन्फेरेंशियल जैसे मैं आपको बताई कि एक एस्टिमेशन निकालते हैं, या इसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो होता है उसको इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी जो है ना, हम मीन मीडियन मोड यूज नहीं कर रहे हैं, कोई टेबुलेशन यूज नहीं कर रहे हैं, बस एक एस्टिमेशन हो रहा है इसमें। जो टेस्ट लगा रहे हैं वो एस्टिमेशन के बेसिस पे हो रहा है। अभी आप इतना समझिए कि जो ओके मैम। आप सेंट्रल थ्योरम, जो आपका मीन मीडियन मोड निकालते हैं, वो स्टैटिस्टिक्स में निकालते हैं, और इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम वो काम करते हैं जिसमें एस्टिमेशन होता है, ठीक है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो उस चीज को और क्लियर हो जाएगी ये चीज। मैम आपने बोला कि सैंपल पे हम स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं, हाँ तो वो हमने उस पे यूज करी, उसके बाद वो आगे जाके वो कैलकुलेट होगी, तो फिर हाँ, वही पॉपुलेशन पे मतलब लागू होगी, मतलब बिल्कुल उसी को। बिल्कुल। जो सैंपल से आप देखिए, जो भी आपका इंफॉर्मेशन सैंपल से आ रहा है, ठीक है, तो वो जो सैंपल का इंफॉर्मेशन है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो सारे पॉपुलेशन पे भी एप्लीकेबल होगा ना। जी मैम। हम सारे पॉपुलेशन पे तो कर नहीं सकते इंटायर पॉपुलेशन पे, तो हम इसीलिए तो सैंपल लेते हैं ना। तो जो भी आपका इंफॉर्मेशन, जो भी आपका रिजल्ट, जो भी आपका फाइंडिंग्स एक सैंपल से आ रहा है, वो सारा का सारा एप्लीकेबल आपके पूरे पॉपुलेशन पे होगा ना, ठीक है। हाँ जी मैम, क्योंकि पॉपुलेशन जी से तो मैम। फंडिंग हो रहा है, जो भी कुछ निकल रहा है वो पॉपुलेशन से तो हो रहा है। ठीक है, तो जब भी पॉपुलेशन की बात आएगी, जब से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो बस मैं इतना याद रखिए अभी कि पॉपुलेशन पैरामीटर हो गया और सैंपल स्टैटिस्टिक्स हो गया, ठीक है। क्योंकि जब भी स्टैटिस्टिक एनालिसिस हो रहा है तो किस पे कर रहे हैं, पॉपुलेशन पे तो नहीं कर रहे हैं, उसके सैंपल पे कर रहे हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट है या फाइंडिंग्स है वो सारे पॉपुलेशन पे जनरलाइज्ड होगा। यही पढ़ा है ना हमने रिलायबिलिटी वैलिडिटी में, तो इसी चीज को हमने पढ़ा है ना कि हम एक सैंपल ले रहे हैं, लेकिन वो सैंपल का एप्लीकेबिलिटी, ठीक है, वो सारे के सारे पॉपुलेशन पे होगा, तभी तो उसका रिलायबिलिटी और वैलिडिटी मेजर करते हैं हम, क्यों कितना रिलायबल है या कितना मैम वैलिड है। पर्टिकुलर टू जनरल में आएगा ना फिर ये? पर्टिकुलर टू जनरल नहीं, अभी देखिए अभी इस चीज को मत
दिमाग में रखिए, पार्टिकुलर टू जनरल और जनरल टू। यहाँ पे इंडक्टिव डिडक्टिव का हमारा बात नहीं हो रहा है, वो हम टाइप्स ऑफ रिसर्च में पढ़ते हैं। यहाँ पे आपका स्टेटिस्टिक्स का बात हो रहा है। अब हमारा सारा प्रोसीजर हो गया, डेटा कलेक्शन हो गया, रिसर्च हो गया हमारा। डेटा कलेक्शन के बाद ये कौन सा फेज था? लास्ट एनालिसिस। हाँ, तो ये एनालिसिस का कौन सा फेज था? थर्ड फेज था ना ये, ठीक है। हाँ, हम third जब phase है। रिसर्च स्टेप जब हमने पढ़ा था, तो पहला प्लानिंग भी खत्म हो गया। सेकंड क्या था? डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन भी खत्म हो गया। ये हम अब थर्ड फेज में आ गए हैं, ठीक है। अब आप हमारे पास डेटा आ चुका है, रिसर्च हो चुका है, ठीक है। अब हम जो है सैंपल, जो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन, जो हम डिपेंडेंट वेरिएबल को नापने के लिए जो हमारे पास डेटा आया है, अब उस डेटा का एनालिसिस करेंगे हम, ठीक है, कि योगा काम किया है कि नहीं किया है। किया है तो विद इन ग्रुप, बिटवीन ग्रुप, जैसे मैं आपको विद इन ग्रुप और बिटवीन ग्रुप का, जैसे मैं उस दिन आपको बता रही थी, वो भी टेस्टिंग इसी में होती है, स्टैट्स में ही, ठीक है। ये सारा टेस्टिंग अभी इसमें, अभी मतलब वो अब भूल जाइए, फेज 1 फेज 2 भूल जाइए, फेज 3 में आ गए अब हम लोग, ठीक है। तो फेज 1 या 2 को मर्ज करके कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम, आगे चीजें और भी क्लियर हो जाएगी आपको। इतना समझ में आ गया ना? सैंपल है तो स्टैटिस्टिक हो गया, पॉपुलेशन है तो पैरामीटर हो गया। स्टैट्स में भी दो भाग में बटा हुआ है, एक डिस्क्रिप्टिव है और एक इन्फरेंशियल है, ठीक है। यस मैम, यस मैम। अभी आप इतना ही समझिए कि स्टैट्स के दो भाग है, एक डिस्क्रिप्टिव है, एक इन्फरेंशियल है। सैंपल के लिए हम स्टैटिस्टिक वर्ड यूज करेंगे, पॉपुलेशन के लिए हम पैरामीटर यूज करेंगे। और ये आपका डिस्क्रिप्टिव में आपका मीन, मीडियन, मोड, जितना भी जो है टेबुलेशन वाला काम होता है, वो सारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में होगा। और जितना भी एस्टिमेशन या हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो हम करते हैं, वो हमारा सारा इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में होगा, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स देखिए, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अच्छा, मीन, मीडियन, मोड निकालते क्यों हैं हम? मैम मीडियल वैल्यू निकालने के लिए, मिडल वैल्यू निकालने के लिए। एवरेज निकालने के लिए मैम। एवरेज निकालने के लिए करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है एवरेज निकालने से? मैम ये पता चलता है एटलीस्ट, मतलब किसी भी चीज का अगर हम एवरेज निकालेंगे ना, तो एक अप्रोक्सीमेटली कोई चीज हमें करनी होगी, उसके बारे में आगे प्लान करना होगा, तो उसके लिए ये हमें हेल्प करेगा। मैम जो हम परसेंटेज उसके बाद आएगा, उससे वो जो हमारा हाइपोथेसिस है वो प्रूव हो रहा है या नहीं, ये पता चलेगा। नहीं, हाइपोथेसिस प्रूफ में तो अभी हाइपोथेसिस टेस्टिंग तो इसमें हम कर ही नहीं रहे। हाइपोथेसिस टेस्टिंग तो हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में करते नहीं है, वो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक में होता है। अभी मैं आपको बताया ना कि दो तरह के स्टैटिस्टिक्स है, एक डिस्क्रिप्टिव है, एक इन्फरेंशियल है। तो जो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स है, उसमें हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग अभी भूल जाइए, अभी यहाँ पे नहीं हो रहा है। अभी हम जो है सेंट्रल टेंडेंसी में, बस मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि हम क्यों निकालते हैं, एक एवरेज निकालने का क्या जरूरत है? हम मैम वो जो डाटा कलेक्ट किया है उसका। हाँ, मैम कुछ प्लान्स बनाने होते हैं ना, जैसे अगर इसको हम गवर्नमेंट उसमें लिया जाए, कि मतलब कितनी पॉपुलेशन है और कितनी बढ़ रही है, तो उसका एक एवरेज निकाल सकते हैं कि मतलब हमें इतना किसी चीज का प्रोडक्शन करना है और कितना नहीं करना। आई थिंक मतलब मुझे ऐसा समझ में आता है। मैम जो डेटा हमने लिया है, वो डेटा कितना पॉजिटिवली इफेक्टिव है, उसके लिए ये मीन, मीडियन, मोड निकलते हैं। देखिए अभी जो है ना, मीन, मीडियन, मोड मैं इसलिए पूछ रही थी आपसे कि ये क्या मतलब, कि आपको ये क्लियर होना चाहिए। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए कि आखिर इसका जरूरत क्या है। हम क्यों सेंट्रल टेंडेंसी, हम मीन, मीडियन, मोड क्यों निकाले? जो हम डिपेंडेंट वेरिएबल का डेटा लेके आए हैं, मान लीजिए हम एंजाइटी एंगर का डेटा लेके आए हैं, ठीक है, तो हम क्यों निकाल रहे हैं? हम मीन निकालने का पर्पस क्या है? क्योंकि जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा, ये पढ़ने का भी कोई, सब लोग जानते हैं कि ये एवरेज होता है, ठीक है। मान लीजिए किसी क्लास में 5-6 बच्चे हैं, ठीक है, 5-6 बच्चे हैं, 6 बच्चे मान के चलिए, ठीक है। अब 6 बच्चों का क्या है कि 6 बच्चों में जो है कोई जो है मान लीजिए कि 8 साल का है, कोई 9 साल का है, कोई 10 साल का है, कोई 11 साल का है, ठीक है। तो हम जब तक एक एवरेज नहीं निकालेंगे कि एवरेज एज ग्रुप, अब जैसे क्या बोली मैं आपको कि मैं गई सैंपल लेने के लिए,
तो मैं 100 बच्चों पे काम कर रही हूँ, तो 100 बच्चों में मैं देखूंगी कि एवरेज एज ग्रुप कौन सा है, कौन से बच्चे जो है एवरेज में आ रहे हैं मेरे, कौन से एज ग्रुप जो है एवरेज में है। मैं बस आपको एग्जांपल दे रही हूँ समझाने के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्लास 8 और 7th होंगे तो कितना एज होगा आपका 12 साल से 12 साल से 15-16 साल तक के बच्चों का होगा। लेकिन एक हम मीन मीडियन मोड निकाल के ये पता करते हैं कि इसमें एवरेज बच्चे किस एज ग्रुप के हैं, ठीक है। तो एक तरफ क्या होगा, वो आपको ये पता है, ये जो हम ग्राफ पढ़ते हैं, ग्राफ पता है आपको, एक तरफ माइनस में वैल्यू होता है, एक तरफ प्लस में वैल्यूज होता है, यस मैम। पता है ना। तो यस मैम। ठीक है, तो वो चीज ना पता करके रखिएगा। एक्चुअली क्या होता है कि जिधर अगर हम एवरेज निकाल रहे हैं, ठीक है, तो हमारा मिडिल में होगा। अगर हम कोई ग्राफ बना रहे हैं, रुकिए मैं आपको बताती हूँ। मैम सेंटर टेंडेंसी जो आपने बोली, इसको मेजर करने का एक ये होगा ना फायदा कि जो जितना भी हमारा पूरा डेटा है ना, उसको एक यूनिट में पूरा वो कर देना, एक यूनिट में लाना कि रिसर्चर को आगे इजी हो रिसर्च करने में। बिल्कुल, देखिए हर चीज का हमें मीन मीडियन मोड निकालना होता है, ठीक है। जब भी डेटा एनालिसिस करने के पहले हमें डेटा का मीन मीडियन मोड निकालना होता है, उसके बाद ही हम टेस्टिंग लगाते हैं। अब जैसे कि क्या है, ऐसे ऐसे ही होता है ना, ठीक है। तो इधर क्या है, इधर नेगेटिव वैल्यू होता है, इधर ही होता है ना, किधर होता है नेगेटिव वैल्यू, राइट हैंड साइड, लेफ्ट मैम राइट साइड में होता है और डाउन होता है, मतलब नीचे साइड में। तो किधर होता है नेगेटिव पॉजिटिव, जो मैं लिखी हूँ सही है कि गलत है? सही है मैम। राइट सही है ना। तो एवरेज कहाँ आ रहा है मेरा, बीच में आ रहा है ना, ऊपर बीच में सेंटर में। अब हम कभी भी ग्राफ बनाएंगे तो एवरेज कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है मेरा, सेंटर में आ रहा है। और इधर अगर वैल्यूज इधर आता है तो ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है, अगर इधर आ रहा है तो ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 6 बच्चे हैं, ठीक है। 6 बच्चों को जो है हम, ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तो इन सब का क्या है, इन सब की हाइट अलग अलग है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, ठीक है। तो हम इसका मीन मीडियन मोड से हमको क्या पता चल गया कि एवरेज कितना है। मीन मीडियन मोड निकालना आता है सबको? यस मैम। एवरेज तो आता है मैम। मैम यहाँ पे जो सेंटर जितना भी रहता है और उसका नंबर ऑफ आइटम या जो भी नंबर ऑफ पर्सन होगा उसको डिवाइड करना मीन मीडियन मोड, ऐसा कौन है यहाँ पे जिसका बिल्कुल क्लियर है मीन मीडियन मोड? देखिए ये तीनों से एवरेज ही निकलता है। मैं बताऊं हाँ मैं बताऊं हाँ मैम, मीन में हम लोग एवरेज निकालते हैं, मतलब जितना भी टोटल नंबर होता है अपॉन में जो नंबर ऑफ द, मतलब कितने टाइम वो नंबर आ रहा है। ठीक है। और मीडियन में जो सबसे मिडिल वैल्यू मान लीजिए होती है इसमें 6 बच्चे हैं, यहाँ पे 6 स्टूडेंट है, तो ये 6 स्टूडेंट का मीन निकालने के लिए कैसे कैसे निकालेंगे हम? हम 6/2 करेंगे। क्यों 6/2 क्यों होगा? मैम सबको ऐड करेंगे और सबको ऐड करके 6 कर देंगे अपॉन 6। अपॉन 6 करेंगे, मतलब जैसे total मान number सबको प्लस करने के बाद अपॉन 6 कर देंगे। जैसे मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और फिर ये 2 है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, मीन मीन निकालने के लिए क्या होगा? मीन होगा 1 + 2 + 3 + 5 + 2 अपॉन 6, ये मीन निकलेगा हमारा। वेरी गुड। ये देखिए मीन अगर हम निकालेंगे तो इन सबको पहले प्लस करेंगे, फिर बाद में जितने कैंडिडेट है, जैसे कि कितने कितने उनको डिवाइड करेंगे। वो 6 से उसको डिवाइड करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 17 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। ये सारा ऐड करके कितना आ रहा है, 17 divided by 6। वेरी गुड, ठीक है। ये हमारा हो गया मीन 17 डिवाइडेड बाय 6। इसको आपको ऐड कर दिया, उसके बाद ये जितने भी स्टूडेंट थे उसे हमने डिवाइड कर दिया। ये सिंपल है। मीडियन क्या होता है? मैम मीडियम होगा इसका 3 + 4, जो मिडिल टर्म लेंगे, क्योंकि इसमें ये इवन नंबर्स हैं तो इसमें कोई Very मिडिल good. टर्म नहीं आ रही है, तो हम Very जो good. 3 और 4 को मिडिल टर्म लेंगे और उसको फिर हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारी एक मिडिल टर्म निकल जाएगी। वेरी गुड,
ठीक है। देखिए अगर ये ऑड होता, मान लीजिए कि 2 नहीं होता, ठीक है, मान लीजिए अगर यहाँ पे 2 नहीं होता, 5 तक ही होता, ठीक है, तो इसमें क्या होता, तब इसका मीडियन कितना होता? मैम 3 होता, 3 थ्री होता। थ्री थ्री लेकिन क्योंकि ये इवन नंबर है तो इसमें क्या करेंगे, जो बीच का दो जो 3 और 4 है इसको ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, फिर जो आंसर आएगा वही हमारा मीडियन होगा। ठीक है। मोड क्या है? मैम मोड इसमें 2 होगा बिकॉज उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, दो ज्यादा बार आ रहा है, तो इसका मोड आई थिंक सो, Repetition. आई एम नॉट रॉन्ग, तो 2 होना चाहिए। ये सही है। मोड जो है जिसका बार बार आ रहा है फ्रीक्वेंसी, वही होगा। हाँ जी। सब सहमत है इनसे? यस मैम। मैम अगर 4 डिजिट्स हो ना, जैसे 1 2 3 और 4, तो उस कंडीशन में हम मीडियन कैसे निकालेंगे? 4 डिजिट, फिर वही आपको बीच का जैसे टर्म जो है आपका, फिर 2 और 3 हो जाएगा बीच का टर्म। जब भी इवन होगा ना, तो जो बीच वाला जो नंबर होगा ना उसी को आप प्लस करके बाय 2 कर देंगे, तो आपका मीडियन आ जाएगा। मोड आप सही कह रहे हैं, जो बार बार रिपीट होता है वो मोड होता है। जैसे इसमें 2 एक बार से ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे 2 जो है हमारा मोड हो गया। ठीक है। तो मैम ये जो मीडियन है उसमें आपने क्या प्लस किया है? देखो इसमें क्या होता है, मीडियन मतलब मिडिल वैल्यू। ठीक है। तो अब ये क्योंकि इवन नंबर है, तो इवन नंबर में क्या होता है कि हम जो बीच का नंबर है, बीच का नंबर कैसे हुआ, ये 2 को एक साइड कर दिए, ये 2 को एक साइड कर दिए, तो 3 और 4 बचा ना बीच में। यस मैम। 3 और 4 को प्लस करके बाय 2 हो जाएगा ये। अगर मैम। ऑड होता, ये 2 नहीं होता, तो फिर इसका सिर्फ और सिर्फ मीडियन 3 होता, जो मिडिल, क्योंकि इधर भी 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, तो बीच में क्या बचा, 3। ठीक है। लेकिन जब ये इवन नंबर होता है, जब इवन नंबर उसको बोलते हैं जो 2 से हम डिवाइड हो जाए, तो जब इवन नंबर होता है तो हम उसमें क्या करते हैं, बीच वाले टर्म को ऐड करके बाय 2 कर देते, तो जो आंसर आता है वो हमारा मीडियन हो जाता है। ठीक है। मीन में हमने क्या ओके किया, सबको ऐड करके जितने भी स्टूडेंट थे उसको बाय 6 कर दिया। जैसे हम सिंपल एवरेज निकालते हैं वैसे ही मीन निकालते हैं हम मैम, लोग। आ गया। ना, मीडियन हो गया, एक्चुअली मिडिल। यस मैम। ठीक है। मैम मोड यहाँ हो पे गया। हाँ, मैम यहाँ पे जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसे मिडिल वैल्यू से बोला गया है कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या है यहाँ? ये सेंट्रल टेंडेंसी जब भी हमें निकालना होता है ना, ये इसमें मीन मीडियन मोड ही निकालते हैं। जब भी हम मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है, जो सेंट्रल वैल्यू निकालना होता है ना, तो उसके लिए हम लोग मीन मीडियन मोड का यूज करते हैं। ओके मैम। ठीक है। जब भी हम सेंट्रल टेंडेंसी जब भी होगा, चाहे आपके स्टैट्स में हो, मैथ्स में हो, रिसर्च में हो, उसमें हमेशा मीन मीडियन मोड ही निकालते हैं हम, जो उसका सेंट्रल वैल्यू होता है। ठीक है। अब बताइए, अच्छा ये बताइए, ये समझ में आ गया सबको, मेजरमेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? यस मैम। ठीक है। अब देखिए इसमें भी ना 2 वर्ड होता है। इसका क्वेश्चन कभी कभी आता है, बराबर नहीं आता है, लेकिन आप लोग समझ लीजिए, मैं अभी समझा देती हूँ आपको। इसमें भी जो है 2 वर्ड होता है, एक होता है स्क्यूनेस और एक होता है कर्टोसिस। उसके बाद फिर मैं मेजर ऑफ स्प्रेड पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है। अभी इसको मैं खत्म ही कर देती हूँ। ठीक है। तो ये देखिए, ये मिडिल टर्म आया है। ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीजें, 2 वर्ड्स है। एक को बोलते हैं स्क्यूनेस और दूसरे को बोलते हैं कर्टोसिस। जब ये ग्राफ बनाते हैं ना हम, ये लास्ट में मैं आपको ग्राफ भी दिखा दूंगी। तो ये है, ये 2 वर्ड है, समझ में आ रहा है लिखा हुआ क्या है? यस मैम। एक है स्क्वेनेस, SKEWNESS, एक है कर्टोसिस। ठीक है। KURTOSIS। ठीक है। स्क्यूनेस और कर्टोसिस ये 2 वर्ड्स होते हैं। जब भी हम इस पे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं ना, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि ये बड़ा स्क्यूनेस पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। ये कर्टोसिस क्या है? ठीक है। लेपोकर्टोसिस है, मेसोकर्टोसिस है, प्लेटिकर्टोसिस है। ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। पॉजिटिव स्क्यूनेस कब होगा? स्क्यूनेस हो गया झुकाव, तो पॉजिटिव स्क्यूनेस कब होगा? जब ये देखिए इसमें ग्राफ, देखिए जब हम ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा ना।
ठीक है, ये नॉर्मल हो गया कि इधर जितना है माइनस की तरफ उतना प्लस की तरफ भी है, यही है ना? जितना माइनस की तरफ है ये नॉर्मल ग्राफ हो गया ना। जितने बच्चे, मान लीजिए कि मैं स्कूल पे कर रही हूँ, तो जितने बच्चे माइनस की तरफ है उतने बच्चे, मान लीजिए कि मैं ऐसा स्टडी कर रही हूँ कि इसमें कितने स्ट्रांग बच्चे हैं, कितने की मार्क्स बहुत अच्छे आए और कितने के मार्क्स बहुत खराब आए। ठीक है, तो जो वीक स्टूडेंट है, जिनके मार्क्स खराब आए, वो किस तरफ जाएंगे? माइनस की तरफ, माइनस में जाएंगे। देखिए वो डिपेंड, देखिए अभी मैं बताती हूँ आपको, ये नॉर्मल है, ये समझ में आ गया? जी देखिए स्क्यूनेस, ये जो है ना, ये जो झुकाव होता है, अगर ये पॉजिटिव की तरफ, मान लीजिए कि इधर ज्यादा होता, ठीक है, और ये ग्राफ कुछ ऐसे जाता, ऐसे जाता, तो क्या होता? ये पॉजिटिव की तरफ ज्यादा जा रहा है ना, ठीक है, तो उसको हम पॉजिटिव स्क्यूनेस बोलते हैं। ठीक है, ये जो है हमारा नॉर्मल था, जो पहले मैं आपको बताई थी वो नॉर्मल था। जब ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, जब इसका झुकाव, जब ये इधर ऐसे इस तरह जा रहा है, तो ये क्या हो गया? इसका स्क्यूनेस किधर हो गया? पॉजिटिव की तरफ, तो इसको पॉजिटिव स्क्यूनेस बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है वीक बच्चों को डिनोट करता है, जो पॉजिटिव होता है। अगर मान लीजिए मैं रिसर्च कर रही हूँ और उसमें जो है ये पॉजिटिव स्क्यूनेस आता है, तो ये वीक बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर ये जो है नेगेटिव की तरफ आता है, ठीक है, वो हम जब डेटा एनालिसिस करेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। तो इसको अभी बस आप ये समझ लीजिए कि स्क्यूनेस होता क्या है। स्क्यूनेस आपका 3 तरह का है, एक है आपका नेगेटिव, एक है पॉजिटिव और एक है नॉर्मल। ठीक है, जो सबसे पहला वाला था, जब स्क्यूनेस नहीं था, स्क्यूनेस मतलब क्या होता है? स्क्यूनेस ज्यादा झुकाव होता है। ठीक है, अगर पॉजिटिव की तरफ हमारा डेटा आ रहा है, जब हम टेस्टिंग करते हैं ना, तो इसी तरह का ग्राफ बन के आता है। जब हम टेस्ट लगाते हैं तो इसी तरह का ग्राफ बन के आता है। तो जब ये नॉर्मल से, ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल पॉइंट से जब ये पॉजिटिव की तरफ स्क्यूनेस होता है, तो ये जो है आपका पॉजिटिव स्क्यूनेस बोलते हैं। और जब निगेटिव की तरफ आता है तो इसको निगेटिव स्क्यूनेस बोलते हैं। और जब दोनों तरफ बराबर है, ठीक है ना, पॉजिटिव है ना निगेटिव है, तो उसको हम नॉर्मल स्क्यूनेस बोलते हैं। स्क्यूनेस इतना ही समझिए, बहुत डीप नहीं आता है, बस इतने से ही आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, ठीक है। स्क्यूनेस को हिंदी में क्या बोलेंगे? स्क्यूनेस को हिंदी में क्या बोलेंगे? स्क्यूनेस को एक बार देखना पड़ेगा, मुझे भी नहीं पता है। एक बार आप देख लीजिएगा। ये झुकाव होता है एक्चुअली, जिधर ज्यादा झुकाव हुआ वो पॉजिटिव निगेटिव। बस मैं आपको ये समझा रही हूँ कि स्क्यूनेस होता क्या है। जब हमारा ग्राफ बनता है तो कभी पॉजिटिव के साइड ज्यादा हो जाता है, कभी निगेटिव के साइड ज्यादा हो जाता है, कभी कभी नॉर्मल भी आ जाता है। ठीक है, तो ये मैम जब राइट हैंड साइड में झुकाव ज्यादा होता है तो उसको पॉजिटिव कहते हैं, जब लेफ्ट में तो नेगेटिव, ऐसा है कुछ? राइट हैंड साइड समय भी आई ना। ये देखिए, ये सिंबल, ये तो यूनिवर्सल है। आप कभी भी डेटा एनालिसिस करेंगे या कभी भी ग्राफ पेपर मिलेगा, तो ये यूनिवर्सल है कि इधर माइनस का वैल्यू आएगा, इधर प्लस का वैल्यू आएगा। हाँ जी। ठीक है, तो जब प्लस की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, जब माइनस की तरफ जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। बस आप ये जान के रखिए कि स्क्यूनेस बोलते क्या, ये ग्राफ में यूज है। जिधर ज्यादा झुकाव होता है स्क्यूनेस, अगर पॉजिटिव की तरफ ज्यादा है तो पॉजिटिव स्क्यूनेस हो जाता है, जब निगेटिव की तरफ जाता है तो निगेटिव स्क्यूनेस हो जाता है। ठीक है, जब ये हम ग्राफ बनाते हैं तब ये यूज होता है, तब ये सारी वर्ड्स जो हम यूज करते हैं कि जो है तुम्हारा रिजल्ट क्या हुआ है, किधर पॉजिटिव स्क्यूनेस है, निगेटिव स्क्यूनेस है। ठीक है, स्क्वीनेस का मतलब मैम तिरछापन ही होता है हिंदी हाँ में। हाँ बिल्कुल, तिरछापन जो है आपका जो इधर आ रहा है, जिधर ज्यादा होगा, ये तीन तरह का है। जिधर ज्यादा होगा ये उधर ही आएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ बच्चे एवरेज है। मान लीजिए ये अगर ग्राफ नॉर्मल आ रहा है, ठीक है, ये मेरा जो है, तो ये क्या है, नॉर्मल है ना। इधर जितने वीक बच्चे हैं उतने जो है, और ये हमेशा उल्टा होता है। अगर निगेटिव स्क्यूनेस होगा, ठीक है, अगर आपका निगेटिव स्क्यूनेस होगा तो यहाँ बच्चे स्ट्रांग है पढ़ने में, यहाँ बच्चे जो है स्ट्रांग है पढ़ने में। ठीक है, और यहाँ पे अगर ये आता है पॉजिटिव स्क्यूनेस आता है, ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे वीक है। मैम इसको
ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है कि ये कॉन्सेप्ट नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव ले जाएंगे, पॉजिटिव नहीं 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 मतलब ये कैसे देखिए एग्जांपल से आई मीन समझा दीजिए थोड़ा नहीं नहीं मैं आपको बता रही हूँ, ये स्ट्रॉन्ग और वीक बता रही हूँ। मैं बस आपको एक एग्जांपल देके मतलब आपको एग्जांपल देने का मैं एक तरीका बता रही हूँ कि अगर निगेटिव जैसे हमारा मान लीजिए कि मैं कुछ वो इंडिकेशन करेगा ना, जो हम डिपेंडेंट वेरिएबल नाप रहे हैं उसका कुछ तो इंडिकेशन आएगा। तो हम रिसर्च में स्क्यूनेस बोलते हैं कि मेरा स्क्यूनेस पॉजिटिव आया है नेगेटिव आया है, वो मेनली आपके डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर एवरेज आया इधर भी बराबर इधर भी बराबर तब तो नॉर्मल आपका आया है। लेकिन स्क्यूनेस क्या होता है कि आपको बस ये समझना है कि स्क्यूनेस होता क्या है। ठीक है, जब भी हम ग्राफ में यूज करते हैं जिधर ज्यादा झुकाव होता है, जैसे निगेटिव की तरफ ज्यादा हो गया तो निगेटिव हो गया, पॉजिटिव की तरफ ज्यादा हो गया तो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, यस और मैम, ये दोनों समझ बराबर। आ गया, ये समझ हाँ, आ गया, लेकिन बस मतलब आप बस ये जो कह क्वेश्चन रहे थे क्वेश्चन ना, कैसे बन सकता है इस पे? इस हाँ पे एक मैं क्वेश्चन ही क्वेश्चन बता दीजिए, उससे समझ आ जाए। मैं इसका क्वेश्चन आपको करवा दूंगी एग्जाम में। इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए हैं लेकिन हाँ क्वेश्चन आए हैं इस पे। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन जो है करवा दूंगी। मैं एक बार देख करके रिसर्च का क्वेश्चन, अगर एक्चुअली आपका बना ही नहीं हूं मैं अभी, तो मैं ये करवा दूंगी। ठीक है, ओके। और कर्टोसिस क्या होता है? अब देखिए जैसे कि मान लीजिए ये नॉर्मल है, ये देखिए ये आपको सबसे लास्ट में पढ़ना था। मैं अभी आपको इसलिए पढ़ा दी कि यहाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा, लास्ट में मैं पढ़ाऊंगी तो वो नहीं समझ में आएगा उतना। अभी लास्ट में एक बार सबसे लास्ट स्लाइड इसी का है, स्क्यूनेस का और कर्टोसिस का। ठीक है, अब इसमें देखिए इसमें क्या होता है, इसमें भी देखिए ये 3 तरीके से बनता है, 1 2 और ये 3। ठीक है, तो ये हम एक सेटन वैल्यू लेके चलते हैं। अगर जो सबसे नीचे वाला होता है उसको हम प्लेटी बोलते हैं। ठीक है, जो उसके बीच वाला होता है उसको हम मैसो बोलते हैं, और जो सबसे ऊपर वाला जो सबसे बड़ा होता है उसको हम लेपो बोलते हैं, लेपोकटोसिस। ठीक है, मैम स्पेल कर दीजिए एक बार। हाँ मैं आपको जो है ये आपको लास्ट स्लाइड में है, मैं वो सारा सारा अभी दिखाऊंगी। अभी समझाना है इसलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ। अभी लास्ट स्लाइड में अभी आपको बता देती हूँ। मैम थर्ड वन वाला कौन सा बताया आपने? मैं एक बार रिपीट कर दीजिए। ये एक प्लेटो है, प्लेटी कर्टोसिस है, ये PLATY। उसके बाद आपको कर्टोसिस लिख देना है। ठीक है, ये जो कर्टोसिस लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इसी को लिखना है। एक हो जाता है फिर मैसो, एक हो जाता है आपका यहाँ पे लेप्टो, LEPTO, लेप्टोकर्टोसिस। ठीक है, स्क्यूनेस और कर्टोसिस ये 2 वर्ड्स है आपके, बस आप इसको समझ लीजिए। बाकी जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगी तो उस समय आपको और क्लियर करा दूंगी। जब नेट का क्वेश्चन मैं कराऊंगी कि इसमें क्वेश्चन कैसे आए हैं तो फिर मैं उसमें और क्लियर कर दूंगी आपको। ठीक है, बस अभी आप ये समझ लीजिए कि ग्राफ में जो है पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, प्लेटी किसको बोलते हैं, मैसो किसको बोलते हैं, लेप्टो किसको बोलते हैं। बस आप इतना आज समझिए, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगी तो वो मैं आपको सारा क्लियर कर दूंगी उस समय। ठीक है, चलिए अब चलिए यहाँ से हम यहाँ पे आते हैं, मेजर्स ऑफ स्प्रेड। अच्छा, स्प्रेड क्या होता है? अभी मीन मीडियन मोड से तो हम एवरेज वैल्यू निकाल लिए इसका। ठीक है, ये क्या होता है? ये मतलब आपका स्प्रेड क्या हुआ? मेजर्स ऑफ स्प्रेड, सेंट्रल टेंडेंसी तो समझ में आ गया मुझे कि जो है मुझे ये आपको सॉरी एक मिनट, देखिए सेंट्रल टेंडेंसी से तो मुझे ये समझ में आ गया कि हम एक सेंट्रल वैल्यू एक एवरेज निकाल रहे हैं। लेकिन स्प्रेड, मेजर्स ऑफ स्प्रेड, इससे किसी को कुछ समझ में आ रहा है? मैम जैसे कि हमने कुछ एवरेज निकाला है ना, तो स्प्रेड का मतलब तो वैसे बेसिकली फैलाना होता है, तो हाँ हाँ उसको यूज करना है ना, हाँ यही हाँ, क्या? जैसे मान लीजिए कि मीन कितना आया था हमारा, किसी को याद है? 17/2 था ना? यस मैम। हाँ मैम। 17/6 था मीन। 17/6 था। सपोज कीजिए कि मीन वैल्यू है मेरा 10। ठीक है, मीन मेरा 10 निकला है। ठीक है, अब मेजर्स ऑफ स्प्रेड का क्या मतलब होता है? बिल्कुल ठीक 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 बोले थे, स्प्रेड मतलब होता है फैलना।
ठीक है। तो रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 5 बच्चे हैं, ठीक है, पांचों बच्चों में जो है, पांचों बच्चों का जो है मीन वैल्यू क्या आया है, 10 आया है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, फिर 2 है, ठीक है। और हमारी इनकी मैं हाइट ले लेती हूँ, इसको 12 कर देते हैं। मैं बस आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, ऐसा मीन कुछ आया नहीं है 10 हमारा, ठीक है। मुझे ये स्प्रेड समझाना है, इसलिए मैं आपको मीन 10 लेके बता रही हूँ, ठीक है। तो चलिए अब इसमें देखिए, इसमें मान लीजिए कि किसी की जो है हाइट 2 सेंटीमीटर की है, किसी की 3 सेंटीमीटर की है, किसी की 4 सेंटीमीटर की है, किसी की 5 सेंटीमीटर की, किसी की 12 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो हम इसका एवरेज कितना आया है, हमारा 10 आया है, ठीक है, एवरेज हमारा 10 आया है। लेकिन इसमें जो है ये 10 में से सबका डिस्टेंस अलग अलग है ना, सबकी हाइट अलग अलग है ना, किसी का ज्यादा बड़ा है, किसी का ज्यादा छोटा है, किसी का बहुत कम छोटा है ना। मैम अगर 10 से कंपेयर करें तब बोल रहे हैं आप कि हाँ, मतलब अगर अगर हम हम 10 10 से कंपेयर करें कि कोई 2 छोटा है 3 बड़ा है ऐसा। बिल्कुल, मीन जो हमने एवरेज निकाला है, जो मीन है हमारा वो क्या है, 10 है, ठीक है। 10 तो एवरेज आया है, लेकिन बाकी सबके हाइट में किसी का मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर है, किसी का 3 सेंटीमीटर है, किसी का 4 सेंटीमीटर है, किसी का 5 सेंटीमीटर है, किसी का 12 सेंटीमीटर है। तो इसमें जो डिस्टेंस आ रहा है सबका डिफरेंट है ना। कोई 8 छोटा, अगर मैं 2 से कंपेयर करूं तो इसका 8 सेंटीमीटर जो है कम है, अगर मैं 10 से कंपेयर करूं तो इसका 7 सेंटीमीटर कम है, अगर मैं 10 से कंपेयर करूं तो इसका 6 सेंटीमीटर कम है, अगर मैं 10 से कंपेयर करूं तो इसका 5 सेंटीमीटर कम है। ऐसा ही हो रहा है ना। और अगर मैं 10 से कंपेयर करूं तो ये 2 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो ये जो कम और ज्यादा हो रहा है इसको हम स्प्रेड बोलते हैं, ठीक है। कि हमने एवरेज तो निकाल लिया, ये पहला मीन मीडियन मोड तो हम निकाल लिए, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, वो कितना स्प्रेड कर रहा है उसका भी तो एवरेज निकालेंगे हम। तो आपने इसमें माइनस किया है क्या 10 में? किसको माइनस किया है? हम जैसे कि आपने बोला ना कि ये 12 निकाला है तो 2 आ गया, 5 10 में से 5 में से 5। मैं जो है एक नॉर्मल एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है। ये एक एग्जांपल है कि मान लीजिए कि मीन जो है हमारा, एम जो है हमारा, जो मीन वैल्यू है, वो मैं एक एग्जांपल ले ली हूँ, मतलब कि ये 10 है, इसको समझाने के लिए, ठीक है। तो मैं ओके। और ये जो है बच्चों की हाइट है, ठीक है, ये बच्चों की हाइट है, ये जो है आपकी हाइट है, ठीक है। तो ये हाइट में क्या हो रहा है कि 2 3 4 5 12 आ रहा है। तो इसमें जो है ये जो हाइट है, जो इसका मीन हमने 10 निकाला है, सपोज कीजिए कि मीन हमने इसका 10 आया है, ठीक है। तो 10 में से क्या है, सब डिफरेंट है ना, सबका जो है कोई 8 से डिफरेंट है, कोई 7 से डिफरेंट है, कोई ये 6 से डिफरेंट है, कोई 5 से डिफरेंट है, कोई 2 ज्यादा हो गया है। तो इसमें डिफरेंस आ रहा है मैम ना, आगे समझ में, मैम आगे समझ में। आ गया ना समझ में। तो ये जो डिफरेंस है, इसको इसी को हम लोग जो है स्प्रेड बोलते हैं, और इसको नापने के लिए हम ये 3 चीज का यूज करते हैं। जो ये डिफरेंसेस है ना, हमने एक एवरेज तो निकाल लिया कि चलिए इसका एवरेज 10 है, लेकिन इसका डिफरेंस भी तो निकालना है कि ये कितने कितने से डिफरेंस हो रहा है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो इसका जो स्प्रेड, जो ये डिफरेंस निकालते हैं, वो यानी तो रेंज कहलाता है, यानी तो वेरिएंस कहलाता है, यानी तो स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। मैम तो हाँ, हम लोग जैसे यहाँ पे ये जो आप मीन में से क्यों इनको मतलब कंपेयर कर रहे हैं, तो टोटल वैल्यू में से कंपेयर होना चाहिए ना। नहीं, टोटल वैल्यू से मीन देखिए, भी कैसे सबका कंपेयर कर रहे हैं? फॉर्मूला है, इन सबका फॉर्मूला है। अभी हमने क्या निकाला, अभी हम एवरेज निकाले, ठीक है, कि चलो एवरेज हाइट जो है मेरे पास 10 है। अगर 5 बच्चों का हम कंपेयर कर रहे हैं तो मेरा मीन, जो मेरा एवरेज हाइट 10 है, लेकिन उस 10 में भी तो कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई ज्यादा बड़ा है, कोई ज्यादा छोटा है, ऐसा है ना, स्प्रेड हो रहा है ना यहाँ पे। यस तो इन मैम। सब का फॉर्मूला है, ये सब फॉर्मूला बेस्ड होता है जब हम स्प्रेड निकालते हैं। मैं बस आपको इतना समझा रही हूँ कि जैसे आपको सेंट्रल टेंडेंसी का एक जो है आपको मिडिल वैल्यू समझ में आ रहा है,
ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी में जो है आपको एक मिडिल वैल्यू समझ में आ रहा है। उसी तरह स्प्रेड क्या होता है, हम क्यों निकालते हैं, बस वो मैं समझाना चाह रही हूँ आपको। तो स्प्रेड में क्या हो रहा है कि ये जितने भी डिफरेंस आ रहे हैं, एक तो हमने एवरेज निकाल लिया कि चलो ये एवरेज है, लेकिन ये जो डिफरेंस है इसको भी तो निकालना है हमें, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है मीन के कंपेयर में, उस डिफरेंस को जो है हम स्प्रेड बोलते हैं। और स्प्रेड निकालने का 3 तरीका होता है, एक रेंज के थ्रू निकालते हैं, एक वेरिएंस के थ्रू निकालते हैं, और एक स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू निकालते हैं, ठीक है। यस मैम। ये चीज है। तो ये आपका जो है सेंटर टेंडेंसी और मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी से हम एवरेज निकालते हैं, और मेजर ऑफ ये स्प्रेड से जो है हमारी जो बीच की जो वैल्यू आ रही है, जो जितना स्प्रेड है, मतलब कम है, किसी का ज्यादा है, किसी का कम है, किसी का ज्यादा है, तो वो चीज हम स्प्रेड के थ्रू निकालते हैं। उसको निकालने का हमारा 3 तरीका है, रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। क्लियर है सभी को स्प्रेड की स्प्रेड क्या हुआ? यस मैम। ठीक है। तो स्प्रेड हमें डायरेक्ट नहीं निकालते हैं। स्प्रेड निकालने के लिए पहले हमें सेंटर टेंडेंसी निकालना होता है, उसके बाद ही हम स्प्रेड निकालते हैं, ठीक है। रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। मैम इसको एक लाइन में, मैम अभी आपने इसको बताया था, एक लाइन में इसको हम क्या बोलेंगे? जैसे कि डिफरेंस निकालने के लिए क्या बोला था अभी आपने? क्या क्या डिफरेंस मैम निकालने के आपने लिए? ये बोला था कि शोइंग डिफरेंसेस इन कंपैरिजन टू मीन, हाँ हाँ इसका मतलब स्प्रेड है, ये वो पूछ रही है लाइन। हाँ हाँ। ओके। डिफरेंस जैसे मीन निकाले तो हम डिफरेंस निकालने के लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेना होगा ना, एक एवरेज वैल्यू, नहीं तो हम स्प्रेड कैसे निकालेंगे? हम कंपैरिजन किससे किससे करेंगे, ठीक है। जी अब मैम। देखिए मीन कैसे निकालते हैं। ये मीन निकालने का तरीका है कि सम ऑफ ऑल वैल्यू बाय डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यू, जो अभी हम वहां पे करके देख चुके हैं, ठीक है। और यही एग्जांपल है कि 1 2 3 4 5 है, तो उसका मीन कैसे निकालेंगे? 1 2 3 4 5 को हम सबको ऐड कर देंगे, 15 आएगा। फिर टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितना है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो उसको डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, तो जो मीन आएगा वो कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, मीन इज मोस्ट ऑफन यूज्ड टू मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी, मीन आर वल्नरेबल टू एक्सट्रीम वैल्यू। मैं अभी आपको ना जो लेवल्स ऑफ मेजरमेंट हमने पढ़ा था, उसमें क्या क्या था? मैम नॉमिनल, ऑर्डिनल, हाँ, इंटरवल, रेशियो। इंटरवल एंड उन रेशियो। सबके स्केल में ना हम मीन, मीडियन, मोड ये सब अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। वो टेबल मैं बना के आपको दे दूंगी, ठीक है। जो लेवल्स ऑफ मेजरमेंट है उसमें मीन यूज करना है, नॉमिनल में मीन यूज करना है, मीडियन में जो है आपका रैंक, मतलब वो मैं आपको दे दूंगी बना के, उसमें कौन से टेबल में कौन सा सेंटर टेंडेंसी लगता है वो आपको एक बार मैं दिखा दूंगी, ठीक है। हम सब में मैम सब मीन हमारा पॉइंट में भी निकल सकता है? हाँ बिल्कुल पॉइंट पे निकल सकता है। अभी जैसे 17/6 था ना, तो वो पॉइंट में ही आएगा आपका, जी मैम। ठीक है। तो वो जो है अभी मैं आपको निकाल के मैं आपको बता दूंगी कौन से जो है स्केल में कौन सा मीन यूज होता है, कौन सा किसमें मीडियन यूज होता है, और किसमें जो है आपका मोड यूज होता है, ठीक है। मीडियन का भी हमने बता दिया था कि जो मिडिल वैल्यू है आफ्टर अरेंजिंग ऑल द वैल्यू, ठीक है। तो जो मिडिल वैल्यू होता है वही जो है आपका मीडियन होता है। जैसे यहाँ पे 123 3 है, ठीक है। तो यहाँ ऑर्डर वैल्यू क्या क्या हो गया, 1 3 4 5 23। तो इसका मिडिल वैल्यू क्या हो गया, क्योंकि ये जो ऑड है तो यहाँ डायरेक्ट 4 आ गया मीडियन। अगर ये ऑड नहीं होता, इवन होता, तो क्या होता, इन दोनों को प्लस करना होता और बाय डिवाइडेड बाय 2 करना होता, ठीक है। देखिए ये है ना कि जब हम डेटा स्क्यूड होता है तो मीडियन यूज करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ना, व्हेन डेटा इज स्क्यूड मीडियन इज यूज। तो स्क्यूड जो है आपको समझ में आया था, माइनस प्लस, ठीक है। तो जब भी डेटा हो सकता है जब माइनस की तरफ ज्यादा जा रहा हो या प्लस की तरफ ज्यादा जा रहा हो, तो उसको हम स्क्यूड बोलते हैं, ठीक है। मोड क्या हो गया, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकर्ड वैल्यू को हम लोग मोड बोलते हैं। जैसे 1 2 2 3 4
5 4 2, ठीक है। तो इसमें फ्रिक्वेंटली क्या क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 बार बार आ रहा है, तो ये मोड हो गया। देखिए हम लोग हर चीज को जो है हर चीज के साथ यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो है इसीलिए ये सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि मेरा डेटा आया तो मैं अपने मन से कुछ भी कर दी, मैं अपने मन से मीन लगा दी, मैं अपने मन से मीडियन निकाल लगा दी, नहीं। ये रिसर्च मैं पढ़ाई थी ना, सिस्टमेटिक है, हर चीज में सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से मुझे लगा कि नहीं मोड होना चाहिए तो मैं मोड लगा दी, ठीक है। इसमें जो है हमारा स्केल क्या है, नॉमिनल स्केल है, ऑर्डिनल स्केल है, या जो है लास्ट का कौन सा था, नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल एंड रेशियो। इंटरवल और रेशियो। ठीक है। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा यूज, कौन से स्केल के साथ कौन सा सेंटर टेंडेंसी इस्तेमाल करना है, कौन सा यूज करना है। मैम जिससे पहले मैं अपने ये सब लिखी थी वैल्यूज टिक के साथ में, एक्सट्रीम वैल्यूज, ये सब आपने अभी नहीं बताया ना? नहीं नहीं, वो अभी मैं बताऊंगी। वो एक्चुअली स्क्यूनेस मैं इसलिए आपको बता दी कि अगर मैं वो नहीं बताती तो फिर आपको यहाँ नहीं समझ में आता। और ये mean- लास्ट में है, ये लास्ट में पूरा आपको दिया हुआ है, जो लास्ट के जो है क्लासेस है ना, उसमें ये सारे यही सारी चीजें दी हुई है। एक दो बार मैं देखी हूँ, इसका क्वेश्चन आया हुआ है, तो बस आप पता कर लीजिए कि मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि ये है कि आपको उस समय वर्ड नया ना लगे, ठीक है। मैम आपने बताया कि मीडियन जो है ये स्क्यूड वैल्यू के लिए यूज होता है और ये सब के लिए, तो मीन किसके लिए यूज होता है? मैंने कहा ना कि मैं आपको टेबल बना के दूंगी कि किसके साथ क्या Okay. यूज होता है, ठीक है। तो वो जो है उससे क्लियर हो जाएगा आपको। क्योंकि देखिए अभी हम रिसर्च नहीं कर रहे हैं, अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। अगर हमारे पास कोई रिसर्च का टॉपिक होता या हम रिसर्च कर रहे होते, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज है और हर रिसर्च में सब कुछ यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे ये ऑर्डर्ड वैल्यू है, तो ऑर्डर कहाँ पे यूज था हमारा, रैंकिंग वाले में था, तो मीडियन कहाँ यूज होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड किस में था, कौन से स्केल में था? किंग में यूज होगा। हाँ? मैम एक बार रिपीट करेंगे, क्या पूछा आपने? मैं ये पूछ रही हूँ कि यहाँ पे लिखा है ना ऑर्डर्ड वैल्यू, तो कौन से स्केल में हमने ऑर्डर्ड वैल्यू पढ़ा था, मैं उस दिन क्वेश्चन भी कराई। ऑर्डिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल। तो फिर मीडियन किस में यूज होगा, ऑर्डिनल में, ऑर्डर्ड वैल्यू पे काम कर रहा है, हाँ जी। ठीक है। तो वो टेबल में बना के दूंगी, तो वो टेबल से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। चलिए ये है, देखिए अब रेंज किस में था, स्प्रेड में था, ठीक है। तो एक रेंज, एक तरीका है स्प्रेड निकालने का, वो क्या है, रेंज है, वेरिएंस है और स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो रेंज कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम। मिनिमम वैल्यू, तो क्या आ जाता है, रेंज आ जाता है, ठीक है। ये मेजरमेंट ऑफ स्प्रेड है। मीन मीडियन क्या था, मीन मीडियन मोड वो सेंट्रल टेंडेंसी था, टेंडेंसी। और मेजरमेंट ऑफ स्प्रेड होगा तो वो रेंज कहलाएगा, रेंज। ठीक है, रेंज। फिर क्या है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, यही तीन चीज पढ़ा था हमने। तो देखिए यहाँ पे मीन निकला हुआ है ना, देखिए ये फॉर्मूला है कि अगर हमें जो है ये फॉर्मूला कैसे निकाला गया है, ये देखिए, ये पहले यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का, इसको सिग्मा बोलते हैं, ठीक है, सिग्मा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एन को, मैम N- नंबर। ठीक है। ये पॉपुलेशन के लिए यूज हुआ है, ठीक है। अगर ये पॉपुलेशन के लिए यूज हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये क्या 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 बोलेंगे इसको, पैरामीटर। पैरामीटर्स। और सैंपल के लिए है तो क्या बोलेंगे, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। तो ये सब ध्यान ध्यान में रखिएगा। ये फॉर्मूला दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन, प्लीज म्यूट कर दो। ये मीन जो है हम इसको ऐसे ही डिनोट करते हैं, ठीक है। जब भी मीन ये सिंबल देख के आपको समझ जाना है कि ये मीन का सिंबल दिया गया है। देखिए यहाँ पे है ना, दिख रहा है, ये मीन का सिंबल दिया हुआ है ना, देखिए यही सिंबल यहाँ पे यूज हुआ है आपका, तो ये मीन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका ये एक्स को पूरे को ऐड कर दिया गया है, ऐड करने के बाद जो है इसको मीन निकाला गया है, तो मीन यहाँ पे 3 आया। ये फॉर्मूला जो है एक बार आप लोग स्लाइड जब मैं दे दूंगी ये करके मतलब देख के आइएगा। ऐसे देखिए इन सब चीजों पे क्वेश्चन नहीं आता है कभी, आज तक कभी नहीं आया है
कि कोई फॉर्मूला, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन तो कभी कभी भी नहीं आया कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। बस आप समझ लीजिए कि वेरिएंस किस लिए यूज होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। कल को अगर ऑप्शन में भी आए तो आपको पता होना चाहिए कि वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और रेंज क्या है, मीन, मीडियन, मोड क्या है। ठीक है, हम कैलकुलेशन के लिए कुछ नहीं आता, जैसे नहीं कि स्टैंडर्ड कैलकुलेशन डेविएशन निकालना है या फिर रेंज या वेरिएंस? हाँ, कभी नहीं, कभी नहीं, ये सब कभी आया ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि बस आपको ये जो टर्मिनोलॉजी है ये क्लियर होना चाहिए कि मीन, मीडियन, मोड क्या है, वेरिएंस क्या है, रेंज क्या है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। हमेशा क्वेश्चन, अभी मैं करवाऊंगी आपको क्वेश्चन, तो ये सब कभी भी क्वेश्चन नहीं आया है कि ये फॉर्मूला दिया हुआ पूछ रहा है कि वेरिएंस क्या है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। फॉर्मूला कभी भी नहीं पूछा, कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता। जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा फिरा के पूछा जाता है। हम कहने का मतलब जो आपने हमें चीजें बताई हैं जैसे मीन, मीडियन, मोड, तो ये सब चीजें आपने हमें बताई हैं, तो इन्हीं में से क्वेश्चंस बनेगा घुमा फिरा के, तो पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा है, ये मोड है या मीडियन है नहीं या नहीं नहीं, स्प्रेड मैं है। आपको क्वेश्चन देखिए, अभी आप सिर्फ समझ लीजिए, जब क्वेश्चन कराऊंगी ना, नेट का क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगी आपको, क्लास लूंगी आपके क्वेश्चन सेशंस के लिए, तो मैं उस समय आपको बताऊंगी क्वेश्चन कैसा आता है और आपको कहाँ, जो मैं आपको समझा रही थी वहां पे कहाँ तक आपको समझने की जरूरत है। इतना डिटेल में नहीं जाना है, ये रिसर्च का एक्चुअली स्लाइड है मेरा, तो इसीलिए इस स्लाइड में ये पूरा डिटेल में दिया गया है। ऐसे जो है नेट के लिए आपको इतना नहीं पढ़ना, बस जान लीजिए कि मीन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, कौन से स्केल में कौन सा सेंटर टेंडेंसी यूज होता है, स्प्रेड क्या है, बस ताकि आप उस समय कंफ्यूज नहीं हो। मैम वेरिएंस एग्जैक्टली क्या है तो बताया ही नहीं। ये वेरिएंस होता है स्टैंड, देखिए जब भी हम मिडिल वैल्यू निकालते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा जो है, मैं ग्राफ से बता देती हूँ, तो क्या होता है ये देखिए, ये जो है आपका ग्राफ कभी भी इसमें जीरो पे टच नहीं होता है। ठीक है, ये हमेशा जो है, ये जो जगह खाली है ना इन दोनों की तरफ, ठीक है, तो ये जो स्पेस है, मान लीजिए किसी का इतना हो, यहाँ तक आ जाएगा। जब हम रिसर्च का ग्राफ, ये जब भी हम रिसर्च में एनालिसिस करते हैं, तो अगर हम ग्राफ के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं टेस्टिंग के बाद, तो ये कुछ ऐसा ही आता है। ठीक है, तो आपका डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये अभी आपको पढ़ाऊंगी मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जाना चाहती हूँ, फिर आपको कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैम ग्राफ ये का चीज़ जैसे प्लस टू माइनस या माइनस टू प्लस, वैसे कम से ज्यादा ऐसे में जाएगा या नॉर्मल में रहेगा? कभी वो मतलब देखिए जो आपका फ्रीक्वेंसी में डेटा नहीं रह है, सकता तरंगों में? देखिए आपका डेटा जो है वो नॉर्मल में भी हो सकता है, ठीक है, या नहीं तो आपका डेटा क्या हो सकता है, ऐसे भाग भी सकता है पॉजिटिव की तरफ, ठीक है, या नहीं तो हो सकता है कि नेगेटिव की तरफ ज्यादा ये हो। ठीक है, इसको टेल बोलते हैं एक्चुअली, वन टेल और टू टेल, जब हम एनालिसिस करते हैं ना। ठीक है, क्यूनेस और वो था उसमें, मतलब ये जीरो जाता है ये नीचे या फिर नहीं जाता है? नहीं ये जीरो, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ आपको, जब हम डेटा एनालिसिस करके जब हम ग्राफ निकालते हैं, जब हम ग्राफ के थ्रू देखते हैं, तो देखिए मैं दिखाती हूँ, लास्ट स्लाइड में शायद आपका दिया होगा। मैम तो ग्राफ के आने के बाद फिर मतलब वो तो मैं समझ गई, ग्राफ की जब खुद की मुझे पता है उससे, फिर मतलब वेरिएंस की बस बात एक बार बता दीजिए। हाँ मैं बता देती हूँ आपको, देखिए यहाँ पे ये ये लास्ट में ही था। ये देखिए, ये देखिए, ये जो सैंपल आ रहा है ना, देखिए यहाँ पे जो आ रहा है, यहाँ पे ग्राफ बन रहा है ना, ठीक है, इधर देखिए, इधर माइनस की तरफ जा रहा है, इधर क्या जा रहा है, प्लस की तरफ जा रहा है। अगर ये ग्राफ ऐसे बन रहा है तो ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, अगर ये तो ग्राफ इक्वल ही हुआ ना, दोनों तरफ माइनस प्लस दोनों में इक्वल ही ये लग रहा है। माइनस प्लस, मतलब इधर भी 4 जा रहा है तो इधर भी, इधर -4 जा रहा है तो इधर भी +4 तक जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है ये पॉजिटिव की तरफ ज्यादा स्क्यूनेस हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे ऐसे दिख रहा है ना, अगर हम हिस्टोग्राम बना के देखे और हिस्टोग्राम के बाद फिर हम ये लाइन खींचना शुरू करें, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये पॉजिटिव की तरफ ज्यादा जा रहा है, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव स्क्यूनेस है।
ठीक है, अगर यही निगेटिव की तरफ जाता तो वो निगेटिव हो जाता। तो वो जब हम ग्राफ देखते हैं, जब हम एनालिसिस के बाद हम देखेंगे ना कि उसमें ऑप्शन होता है कि हम ये जो है मतलब हिस्टोग्राम में हमें ये चेक करना है, उसमें हम ऑप्शन देते हैं। तो जब हम एनालिसिस हो जाता है तो हमारा डेटा कुछ ऐसा ही बन के आता है। ठीक है, कभी कभार ऐसा भी आता है कि बीच का सब गायब हो जाता है, कभी इधर ज्यादा हो जाता है, इधर ज्यादा हो जाता है। मतलब डेटा कैस मतलब आपका डिपेंड करता है कि आपका डेटा कैसा है। हर मैम तरीके का देखिए वो लाइन टच नहीं करेगी जीरो को, बट इट इज टचिंग नॉर्मल में भी। ये कुछ और है। ये जो है ना आपका, देखिए ये कुछ और है, ये जो मैं आपको ये पढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन रही है हूँ। मैम, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड दैट। हाँ, जब मैं आपको ये जो वेरिएंस पढ़ा रही हूँ ना, आप जो स्प्रेड पढ़ते हैं, स्प्रेड में ऐसा ही होता है। नहीं होगा तो मैं आपको कल एक और क्लास एग्जाम्पल के साथ दे दूंगी, ठीक है। या नहीं तो मैं ऐसा करूंगी, कल आपको उसके ऊपर जो क्वेश्चंस आए हैं नेट का, उसी के ऊपर हम डिस्कस कर लेंगे, तो आपको पता भी चल जाएगा क्वेश्चन कैसा आता है। ठीक है, और ये भी पता पता चल जाएगा कि इसको कैसे कहाँ तक हम लोग को समझना है। एक्चुअली क्वेश्चन जो है आपका बहुत डीप में नहीं आता है, बस आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो मैम आप ये क्वेश्चंस की ना थोड़ा सा जो भी होंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन वो जरूर करवा दीजिएगा, क्योंकि हमें मैं पता चल कल ही करा दूंगी आपको। ठीक है, मैं कल आपको करवा दूंगी, और आपको पहले क्वेश्चन करा दूंगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए 7 o'clock हो भी गया। थैंक यू मैम। थैंक यू। चलिए, थैंक यू मैम। चलिए इस प्रेयर कौन कराएगा आज? मैम हाँ, मैम आपने कल भी पीडीएफ सेंड नहीं किया, प्लीज पीडीएफ सेंड कर नहीं दीजिएगा। नहीं, एक्चुअली आज भी मेरी बात हुई है। ठीक है, मैंने बोल दिया है, एक्चुअली कुछ कंफ्यूजन हो गया था, तो हो जाएगा आपको पीडीएफ। और ये तो लास्ट ही चल रहा है, तो वो सारा का सारा पीडीएफ मैं एक साथ ही दे दूंगी आपको। ये लास्ट क्लास ही चल रहा है आपका स्टैट्स का। बस अब जो क्लासेस होगी वो आपका यूजीसी नेट के ऊपर ही होगा, तो वो मैं आपको शेयर कर लूंगी। आजकल मैं आपको सारा का सारा स्टैट्स वाला टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, आई थिंक। नहीं, एक्चुअली क्या स्टैट्स प्रैक्टिकल चीज है। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं कि इसको थोड़ी के तौर पे कर रहे हैं, और हमें बहुत ज्यादा पढ़ना भी, बहुत डेप्थ में भी नहीं पढ़ना है। तो बिल्कुल डेप्थ में नहीं जाके पढ़ना है हम लोग को जो है स्टैटिस्टिक, क्योंकि बहुत डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आता है। बस जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको पता होना चाहिए कि वो है क्या। आपसे बिल्कुल डेप्थ में कभी नहीं। बस इस बार जो है मैं देखी थी स्टैट से योगा में क्वेश्चन आया था कि एसपीएसएस जो हम डेटा एनालिसिस करते हैं वो आर पे करते हैं या एसपीएसएस पे करते हैं या हम जास्क पे करते हैं। तो बस इस बार मैं देखी थी कि एसपीएसएस का उन्होंने फुल फॉर्म पूछा था कि एसपीएसएस का फुल फॉर्म क्या होता है। हम जैस्ट का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, लेकिन हम लोग को इंटरव्यू में यहाँ पे पूछा था ना वैसा में। अच्छा, तो ये फुल जैस्ट फॉर्म इस का बार, फुल हाँ इस फॉर्म। बार मैं देखी थी कि नेट के क्वेश्चन में योगा के पेपर में ही एसपीएसएस का, तो वो जो है हम कर वो इस तरह का क्वेश्चन स्टैट से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कभी कभी आ जाते, तो हमें पढ़ना तो है ही उसको। ठीक है, तो जो टर्मिनोलॉजी है उस पर फोकस कीजिए। ये प्रैक्टिकल चीज है, ये मैथ्स है, तो बिना कोई मैथ्स में प्रॉब्लम लिए हम बात कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्टी लगता है, लेकिन फिर भी वो लगेगा नहीं। मैं कल कुछ क्वेश्चंस आपको करवा दूंगी कि कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं इसमें। ठीक है, थैंक यू मैम सो मच। थैंक यू मैम। चलिए गायत्री जी प्रेयर करवा दीजिए आप। कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे सब। लंबी गहरी सांस लेंगे, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाकर आइज क्लोज। लंबी गहरी सांस लेते हुए ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। एक बार और लंबी गहरी सांस लेते हुए ओम का उच्चारण करेंगे 1 टाइम ओम, 3 टाइम शांति। ओम शांति शांति शांति। अब दोनों हथेलियों को रब करते हुए
अपने चेहरे पर लगाएंगे और स्लोली स्लोली अपनी आईज ओपन करेंगे। धन्यवाद। चलिए, थैंक यू ज्ञात्री जी। थैंक यू मैम। हरिओम। 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 हरिओम मैम। हरिओम। थैंक यू।